नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे स्टैटिक जीके 2.0 प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी या एमटीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और देखिए कि आप इन 25 क्वेश्चंस में से कितने का सही जवाब दे सकते हैं और कितने का गलत। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर सोचने का, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, इनमें से देख के बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और जो इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वो हैं संजय करोल। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है? तो बताइए इनमें से उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मयूरभंज उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 10,418 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में टोटल जो जिलों की संख्या है वो है 30। और मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ लिया था कि मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है लोहे के लिए प्रसिद्ध है मयूरभंज। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लोहा लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लोहा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2861 डिग्री पर लोहा उबलता है। और पिघलता पूछ ले आपसे एग्जाम में तो आपको बताना है 1538 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघलता है। आई होप यू अंडरस्टूड। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो बताइए, जैसे आपके ऑप्शंस हो गए चीन, कनाडा, थाईलैंड, भारत। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत में होता है दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन। आई होप यू अंडरस्टूड। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कैनिस ल्यूपस इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बताइए, जैसे आपके ऑप्शंस हो गए गाय, बकरी, शेर, भेड़िया। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भेड़िया का रासायनिक नाम है कैनिस ल्यूपस। और बात करें गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है तो ये है बोस इंडिकस। और बकरी का क्या नाम है वैज्ञानिक? तो ये है कैप्टा हिरकस। और शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, शेर का वैज्ञानिक नाम है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताइए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रेडरिक शूमाकर इस पुस्तक के लेखक थे। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में पहली बार कितने दिन बिताए थे? तो बताइए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में पहली बार कितने दिन बिताए थे दोस्तों? आपके ऑप्शंस यहां पे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 195 दिन बिताए थे सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हॉफमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए हॉफमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस यहां पे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है हॉफमैन कप। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लोधी राजवंश का
शासनकाल कब से कब तक था? तो बताइए लोधी राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। 1451 से 1526 तक था लोधी राजवंश का शासनकाल। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी बहलोल लोधी ने, और जो इसका अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी, इस वंश का अंतिम शासक था। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन B3 का। और थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन B1 का। और टोकोफेरोल है विटामिन E का रासायनिक नाम। आई होप यू अंडरस्टूड। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों सबरीमाला जो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। विदेशों के लिए राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है विदेशों के लिए राजदूतों की नियुक्ति। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अंडे का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? तो बताइए अंडे का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CaCO3 अंडे का रासायनिक सूत्र है। और आप सभी को यह बताना है कि अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जवाब आप सभी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। आंवले में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए आंवले में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवले में। और बात करें टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है इमली में। और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। आई होप यू अंडरस्टूड। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। कोलार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे लोहा, कोयला, सोना, हीरा। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है कोलार? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोना के लिए प्रसिद्ध है कोलार। और कोलार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। जेरोफ्थेल्मिया बीमारी हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है? जैसे यकृत, आंख, कान, पेट। तो बताइए दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेरोफ्थेल्मिया जो बीमारी है वो हमारी आंखों से संबंधित है। इसका आप विशेषकर ध्यान रखिए। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। उस देश का नाम बताओ जो G7 का सदस्य नहीं है। इनमें से उस देश का नाम बताओ जो G7 का सदस्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड जो G7 का सदस्य नहीं है। और जो G7 के सदस्य हैं उनके नाम हैं फ्रांस, कनाडा, जापान, अमेरिका, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। ये 7 सदस्य हैं जो G7 के सदस्य हैं और जो थाईलैंड नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो बताइए, जैसे आपके ऑप्शंस हो गए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप,
अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो बताइए, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। और जो बम गिराया गया था जो 6 अगस्त 1945 में, उसका नाम क्या था? एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है लिटिल बॉय। उस बम का नाम था जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दूसरा बम कब गिराया गया था, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945 पर, 45 में सॉरी, नागासाकी पे। इस बम का नाम था फैट मैन। ये भी आपको याद रखना है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, काकोरी कांड घटना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो बताइए, काकोरी कांड घटना निम्नलिखित में से कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 में हुई थी ये घटना, काकोरी घटना। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है? तो बताइए, श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है दोस्तों? जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर डी वॉलीबॉल। जी हाँ दोस्तों, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉलीबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ की प्रथम भारतीय महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सम्मानित किया गया था 1976 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है जो व्यक्ति थे वो थे शंकर कुरूप। को कब सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था 1965 में। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, डोस का विस्तृत रूप इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इनमें से देख के बताइए, DOS का विस्तृत रूप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट ऑप्शन है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश को हवा का देश कहा जाता है? तो बताइए, इनमें से किस देश को हवा का देश कहा जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क को कहा जाता है हवा का देश। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, हवा की गति मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापते हैं। और आप सभी को यह बताना है कि फेथोमीटर से क्या नापा जाता है, किसको नापा जाता है फेथोमीटर से। तो इसका जवाब आप सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाएं इस वीडियो को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।